Hello friends, welcome to Gyan Adda, and this is the Hindu analysis completely analyzed in Hindi, which is very helpful for your competitive exams एंड द करंट अफेयर्स। तो आज हम काफ़ी सारी चर्चाएं करने वाले हैं कि जो आर्टिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इन करंट सिचुएशंस चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पर अगर आप इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे भी हमारी इस तरीके की वीडियो डलती रहे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बने रहें आप हमारे इस चैनल के साथ में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो आगे देखते हैं कि किस तरीके की बात की गई है। ये पहला आर्टिकल है, फॉर्मिंग अंडर द लॉकडाउन, शॉर्ट ऑन द लेबर्स एंड द लॉन्ग हार्वेस्ट। तो आर्टिकल्स के जो हेडिंग है उसी से समझ में आ रहा है कि हाँ किस तरीके की बात की गई है कि लॉकडाउन में जो किसानी की और कटाई की बात कर रही जा रही है, खेती की बात की जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लेबर्स की शॉर्टेज के कारण, जो मजदूर हैं उनकी शॉर्टेज के कारण और प्रॉब्लम आ रही है। किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है? क्या है कि जो कटाई करने का, क्योंकि अभी ये सीज़न चल रहा है, रबी फसल की कटाई का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर बात की गई है कि जो प्रॉब्लम है क्या है कि एरिया एक बड़ा है, फील्ड जो है जहाँ पर हार्वेस्ट करना है वो एक बड़ा एरिया है, लेकिन लेबर्स की शॉर्टेज है, मजदूर जो है कटाई करने वाले वो नहीं है। और तो इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। तो इस पर जान लेते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो हुआ क्या कि लॉकडाउन जैसे ही अनाउंस हुआ तो अधिकतर लोग जो होते हैं माइग्रेंट, अपने एक जगह से दूसरी जगह पर कमाई के लिए माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ बताई जा रही है कि जो मजदूर लेबर्स लोग बाहर रह रहे थे, तो जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 23 मार्च को, तो जो भी माइग्रेंट लेबर्स थे वो अपने जगह से, जहाँ पर उनका लोकल एरिया है, वो उस तरफ चल दिए। जिस कारण से क्या हुआ कि अब खेती का टाइम चल रहा है, और खेती किसानी के टाइम पे कटाई का जो सीज़न चल रहा है वो रबी फसल की कटाई का सीज़न इस टाइम पे है, और टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो इसको ध्यान में रखते हुए कटाई भी इम्पॉर्टेंट हो रही है, नहीं तो फसल क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। और साथ ही साथ में ये जो लॉकडाउन की पीरियड है और गवर्नमेंट के द्वारा जो अपना स्टॉकेज है, स्टॉक बनाने के लिए और खरीद के लिए, जो फसल खरीद के लिए क्या किया गया है, अनाज भंडारण केंद्र जो होते हैं, जो फसल खरीद केंद्र होते हैं, उनको खोल दिया गया। तो अब समस्या क्या जा रही है? सभी किसान लोग जो हैं वो अपनी फसल को बचाए रखने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उससे पहले वो क्या करना चाहते हैं, कटाई करना चाहते हैं। कटाई करने के लिए लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोई एक इंसान एक बहुत बड़े एरिया को कितनी जल्दी काट सकता है? वो पूरा का पूरा एक ही दिन में तो नहीं काट लेगा, लेकिन क्या होगा कि अगर बहुत सारे लोग एक काम को, एक बड़े काम को बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो वह चीज़ जल्दी हो जाएगी। इस तरीके की बात यहाँ पर की गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या जा रही है कि लेबर्स मिल ही नहीं रहे हैं। तो अब एक या दो इंसान या फैमिली के 10 लोग मिलकर भी एक बड़े एरिया की जो कटाई है, हार्वेस्टिंग है, उसको कैसे करेंगे, कितनी जल्दी से करेंगे, इस तरीके की समस्या बताई जा रही है। साथ ही साथ में पहली बात तो ये हो गई कि लेबर्स की शॉर्टेज है। दूसरी बात यह है कि अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन के पीरियड में न ये अगर कटाई हो भी जाती है, जैसे तैसे कोई छोटे एरिया पे जितने भी, मतलब कि जितना भी अनाज की कटाई हो गई, तो उसको मार्केट तक ले कैसे जाएं? क्योंकि सारी चीज़ें बंद हैं, जो भी यातायात का व्यवस्था है वो बंद है। बाज़ारों तक वो चीज़ें पहुंचाएंगे तभी तो जाके वो केंद्र में बिक्री होगी, लेकिन वो चीज़ों की भी दिक्कत जा रही है। इस तरीके की बात यहाँ पर किसानों के द्वारा समस्या देखी जा रही है। तो फसल कटाई की अनुमति तो दे दी गई है। अब बात इसमें यही बात बोली जा रही है कि कुछ चर्चाएं ऐसी आई हैं कि किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि ठीक है, हम लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं, हम लोगों को छूट दी गई कि हम लोग कटाई वगैरह कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जो कटाई वगैरह है वो तो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कटाई करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम लोग बाग बहुत कम मिल रहे हैं कटाई के लिए, लेबर्स कम मिल रहे हैं। और अगर कटाई हो भी जा रही है तो प्रॉब्लम कहाँ जा रही है? प्रॉब्लम जा रही है इस चीज़ में कि अगर हमारा जो फसल है, जो अनाज है, उसको हमने रख भी लिया काट कर, तो अब उसको हमको ले जाना है मार्केट तक ताकि वो हम बेच सकें। तो उसके लिए भी अब हम लोगों को कोई यातायात का साधन नहीं मिल रहा है ले जाने के लिए। तो ये सारी समस्याएं बताई जा रही हैं। इसी में जो है कि बताया गया है कि एक फसल खरीद केंद्र जो है वो शुरू कर दिए गए। कुछ मामले ऐसे पंजाब में सामने आए जहाँ पर जगतार और उसके परिवार के जो लोग हैं वो काफ़ी जल्दी में लगे हुए हैं कि नहीं, टेम्परेचर हाई हो रहा है, और यहाँ पर सरकार के द्वारा भी बोल दिया गया है कि हम फसल खरीद केंद्र चालू करने वाले हैं, तो आप जो भी जो फसल कटाई करने के बाद लाए हैं उसको जल्दी लाकर हमारे यहाँ पर स्टॉक पर रखिए। और स्वाभाविक है कि
अपनी इनकम को बचाने के लिए और प्रॉफिट को कमाने के लिए किसान भी ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये फसल हम वहाँ पर बेच के आ जाएं, और इस तरीके से बात की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैक्सिमम इस टाइम पे रहता है, रबी की एक मेजर क्रॉप मानी जाती है गेहूँ, और इसी के सबसे ज़्यादा डिमांड भी रहती है। तो इसी के लिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फसल का बोई जाती है कौन सी, गेहूँ। पंजाब हरियाणा साइड पे सबसे ज़्यादा इसी की बुवाई होती है। और ये आप देख सकते हैं मैप में जो इंडिया का है, यहाँ पर जो रबी फसल है उसके यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर रबी क्रॉप्स होते हैं इस तरीके से। और इसी में गेहूं की जो फसलों का केवल एक ऐसी फसल है, गेहूं की फसल केवल एक ऐसी फसल है जिसको क्या किया जाता है, 1925, ये यहाँ पे देखिए 1925 जो रुपए हैं पर क्विंटल के एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है खरीदा जाता है। ये केवल एक ऐसी फसल है जिसको एमएसपी पे खरीदा जाता है। इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। और पंजाब, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले समस्या होती थी, आप लोगों ने सुना होगा पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा खेती अच्छे से होती है और इनका एक अलग ही सिस्टम होता है खेती करने का। तो उसका क्या कैसा होता है कि वो लोग काफ़ी तेज़ी से खेती करने के लिए और सीज़न का फुल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सीज़न को फुल यूज़ और टाइम की मैनेजमेंट के करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पूरा मशीन ही यूज़ करते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं, जिसमें से 90% जो यहाँ पे लिखा हुआ है 90%, इस 90% की फसल कटाई किसके द्वारा होती है, ये अपनी हार्वेस्टिंग मशीन के थ्रू करते हैं। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है, जो भी ये लॉकडाउन के पीरियड में ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, फिजिकल डिस्टेंस का भी मेंटेनेंस करना है, तो इन सारी चीज़ों की समस्याओं को देखते हुए इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं कि किसानों को किस तरीके से परेशानी हो रही है। सारी अनुमतियाँ मिलने के बाद में भी उनके फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए उनको सारी अनुमति दी गई है कि हाँ आप कटाई कर सकते हैं, आपकी फसल बर्बाद ना हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करने के बाद भी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड उनका शॉर्टेज पड़ रहा है। क्योंकि यही बात है कि अगर वो कह रहे हैं कि हम और हमारी, जैसे जगतार सिंह की यहाँ पर पंजाब में बात की गई कि वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली जो है वो लगी हुई है काम करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पहले जो टाइम पीरियड में पूरी फसल की कटाई कर लेते थे एक एकड़ की, वो आज हम क्या कर पा रहे हैं, लगभग आधा ही कर पा रहे हैं उस टाइम पीरियड में। तो ये सारी बातें की गई हैं। और आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसके द्वारा फॉरकास्ट किया गया है कि जो भी वेस्टर्न में इफेक्ट पड़ने वाला है, जो भी वेस्टर्न सीजन में इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके कारण वेस्टर्न हिमालयन वाला जो रीजन है, लाइक पंजाब हरियाणा जो भी है, वहाँ पर क्या होने वाला है, ये 17-18 के टाइम पर, यानी कि इसी सीजन में जो डेट आज चल रही है उसके टाइम पे फॉरकास्ट किया गया है कि हो सकता है कि बारिश हो या बर्फबारी वगैरह इन सब चीज़ों में पड़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों से किसानों को और ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि किसानों के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वह अपनी जल्दी से जल्दी ये फसल कटाई कर सकें और इसको बेच सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आर्टिकल है हमारा, हेल्पिंग अ लैंडिंग हैंड्स ऑन आरबीआई सेकेंड लॉकडाउन स्टिमुलस। जो क्या हुआ है कि काफ़ी सारी हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस वीक हो रही है, कोरोना वायरस के चलते जो इकोनॉमी ठप्प पड़ी हुई है, तो आरबीआई ने सेकेंड लॉकडाउन को देखते हुए एक हेल्पिंग हैंड दिया है लोगों की इकोनॉमी को बचाने के लिए, मतलब कि बैंकों की इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो किस तरीके की बात की गई है, जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनके द्वारा क्या किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, फाइनेंशियल सिस्टम है उसको दोबारा से जान दी गई है। काफ़ी सारे जो अनाउंसमेंट में उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं और मतलब कि जो तरीके बताए हैं जिस पर वो खुद निगरानी रखेंगे और काफ़ी सुधार की कोशिश करेंगे। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। अधिकांश का उद्देश्य क्या होता है, उनका मेन उद्देश्य ये है कि जो है तरलता, यानी कि लिक्विडिटी जो है हमारे मार्केट में वो बनी रहे। लिक्विडिटी इन द सेंस कि जो हमारा मनी है मार्केट में, जो मनी है वो घूमती रहे, ऐसा ना हो कि कहीं पर मतलब कि हेल्ड हो जाए, स्टॉप हो जाए और वह लिक्विडिटी कम करने लगे। तो इसको क्या करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने लिक्विडिटी की फोकस किया कि लिक्विडिटी को ही अगर हमको बरकरार रखना है ताकि इकोनॉमी कांस्टेंट वे में तो कम से कम चलती रहे, प्रॉब्लम ना आए, ऐसा ना हो कि रिसेशन बिल्कुल तेज़ी से आ जाए। इस तरीके की बात यहाँ पे की गई है हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा। हालांकि बैंकों और एनबीएफसी और उद्योग
ये जो उधारकर्ता के लिए जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से एक नियामक प्रस्ताव दिए गए। काफ़ी सारे नियम इन्होंने, जो हमारे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं और बैंकों और एनबीएफसी वगैरह, इनके लिए क्या किया गया है, इनके लिए काफ़ी सारे जो प्रस्ताव दिए हैं, काफ़ी सारी ये स्कीम्स बताई हैं। दरअसल आरबीआई ने हाल के दिनों में क्या होता है, लिक्विडिटी जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है कि लिक्विडिटी जो बनी है वो अच्छे से बनी रहे, और इसी के तौर पर उन्होंने मार्च में तालाबंदी शुरू होने से पहले, यानी लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो है लिक्विडिटी को फोकस किया था, लिक्विडिटी बनाए रखने की बात कही थी। इसी में आगे देखते हैं कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने, आरबीआई ने क्या किया है, 50,000 करोड़ का फंड दिया है रिलेटेड टू द टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑफ रेपो ऑपरेशन, TLTRO की घोषणा करते हुए क्या कहा है, जो भी ये 50,000 करोड़ का फंड है उसको कहाँ दिया जाएगा, उसको माइक्रो फाइनेंस बैंक वगैरह में दिया जाएगा। लेकिन किस तौर पर, ताकि ये लोग जो है कि ये जो फंड है उसको किस तरीके से रखें, इसको रखें बॉन्ड या पेपर के तौर पर रखें, ये बात कही गई है। और इसी तरीके से क्या बताया गया है, जो रेपो रेट के साथ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो रिवर्स रेपो रेट क्या कर दिया है, 25 अंकों के आधार पर क्या कर दिया, 3.75% कर दिया गया है। और साथ ही साथ में नेक्स्ट पॉइंट पे देख रहे हैं, 15 अप्रैल को आरबीआई के साथ 6.9 लाख करोड़ रुपए का पार किया गया। मतलब कि जो आरबीआई के पास में स्टॉकेज था वो कितना अमाउंट था, 6.9 लाख करोड़ को उसने अमाउंट होल्ड करा है। मतलब उसके पास में हाल ही में अभी इतना अमाउंट है। इसमें यह समय है कि बैंकों को क्या किया जाए, ऋण लेने वाले एमएसएमई और सहित काफ़ी सारे जो कार्यशील पूंजी ऋण हैं और ओवरड्राफ्ट, उनको लिए क्या किया जाए, मदद की जाए और उन पर क्या किया जाए, उन पर अपना लिबरल नेचर दिखाया जाए, ये आरबीआई ने कहा है। सरकार क्रेडिट आश्वासन कवर की एक योजना से, अब इस तरीके की जो योजना आरबीआई ने चलाई है उसके लिए उन्होंने कहा कि जो साथ ही साथ में सरकार भी एक हेल्प कर सकती है ताकि हम लोग प्रोत्साहित हो सके, मतलब कि हम लोगों को भी जो हेल्प है वो और मिल सके। उसके लिए क्या किया है, सरकार क्रेडिट आश्वासन कवर की एक योजना का विस्तार करके यहाँ मदद कर सकती है, ये बात उन्होंने कही है, जो बैंकों को उनके जोखिम दृष्टिकोण से अधिक उदार होने में के लिए प्रोत्साहित करेगी। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे लोन लिए लोग हैं यहाँ पर, लेकिन अब क्या है, लिक्विडिटी रुक रही है, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके कारण क्या कहा है, यहाँ पर बोला गया है सरकार भी अपना आश्वासन किस तौर पे कवर अप, आश्वासन कवर अप पैकेज दे सकती है, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे बैंक्स हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, जो उनमें जोखिम समझ में आ रहा है कि उनको जोखिम के टाइम पर जो प्रोत्साहन मिलेगा वो एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस तरीके की बात यहाँ पर आरबीआई के द्वारा कही जा रही है। और साथ ही साथ में जो है कि राज्य वित्त है, मतलब कि स्टेट जो फाइनेंस है उसको भी छूट मिली है 60% की, कि वह अपना डिसीजन ले सकते हैं किसके थ्रू, वेज एंड मीन्स एडवांस की जो सीमा है उसको कहाँ तक बढ़ा दिया है, उसको 60% तक बढ़ा दिया है कि आप 60% तक का जो भी अपना पैसे वगैरह है वो कहीं से भी उधार ले सकते हैं। और यहीं साथ ही साथ में ये बात भी कही गई है। और देख लेते हैं आप रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को समझ लीजिए। यहाँ पर एक पिक्चर्स डली हुई है जिसमें रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। तो रेपो रेट क्या है कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट है कि पैसा जो बैंकों को दिया जाता है आरबीआई के थ्रू, और उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है कौन, आरबीआई। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंकों से आरबीआई जो पैसा लेता है और उसके लिए आरबीआई पे करता है सिक्योरिटी बैंकों को, तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई अगर पैसा देता है और सिक्योरिटी लेता है बैंकों से तो वो क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। और इसी का अपोजिट वाइस वर्सा में, अगर आरबीआई पैसा बैंकों से लेता है और उसके बदले में कोई सिक्योरिटी देता है बैंकों को, तो वह क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ों में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई आइडियाज़ देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।